हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VR एजुकेशन पे। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, हमारा टारगेट है बच्चों रीट 2022। सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है मैथमेटिक्स लेवल 1 और लेवल 2 का। VR एजुकेशन हमारे YouTube चैनल का नाम है, प्लस मेरा नाम है विकास कटारिया। चलिए कुछ बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो ऐसा है कि फिलहाल आप दोनों ही लेवल के अंदर उस टॉपिक की बराबर की भूमिका है। दोनों टॉपिक में, दोनों लेवल में उस टॉपिक की बराबर की भूमिका है बच्चों। 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके रीट लेवल 1 में, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके रीट लेवल 2 में। चलिए देखते हैं उस टॉपिक का नाम जो है भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टॉपिक के बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लगभग 4 से 5 क्लास का अपना सेशन रहेगा। 4 से 5 घंटे में इस टॉपिक को अपन पूर्णतः एकदम जीरो से लेके अंत तक पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि भाई भिन्न के बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ये भिन्न एक ऐसी चीज है जहां से मैथमेटिक्स शुरू होती है। कि भिन्न के बगैर आप ना तो प्रतिशत पढ़ पाएंगे, ना आप लाभ हानि पढ़ पाएंगे, ना ही आप मतलब अरिथमेटिक के अंदर जो आपकी अंक गणित है उसके अंदर भिन्न का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है आपका भिन्न। तो भिन्न को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है बच्चों। भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। भिन्न हम वहां चलते हैं जहां से भिन्नों का निर्माण शुरू हुआ। भिन्न बनी कैसे, मेन बात यह है कि अगर आप लोगों ने ये बात सीख ली कि भिन्न बनी कैसे है, तो हम पूरे मैथमेटिक्स को यूं उंगलियों पे खेलेंगे, नचाएंगे बिल्कुल अच्छे से। आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाली है दोस्तों। जब आप अगर इस भिन्न का जो शुरुआती दिन है कि भाई कैसे भिन्न का विकास हुआ भारत में, दुनिया में, लोगों को भिन्न की आवश्यकता हुई किस लिए, तो चलिए देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि भाई जब लोगों को इतना ज्ञान नहीं था पढ़ाई लिखाई का, तो शुरुआत में गिनती करने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी उन लोगों को। गिनती करने की जरूरत ऐसे पड़ी थी कि इंसान जानवर मारता था या कुछ खेती बाड़ी करता था, तो वो अपने साथ शुरू जमाने से जानवरों के साथ लेना देना बहुत अच्छे से रहा उसका। तो उसने क्या किया, सबसे पहले आदमी गिनता था कि भाई मेरे पास 1 गाय है, मेरे पास 2 गाय हैं, मेरे पास 3 गाय हैं, 4 गाय हैं, 5 गाय हैं। यानी कि वो अपने जानवरों को गिनने के लिए गिनती का यूज करता था। इसके अलावा कोई भी काम नहीं था उसे गिनती के लिए, कोई भी काम नहीं था। तो जो उसने गिनती शुरू की, यानी कि उस गिनती को उन्होंने बाद में आगे चल के नाम दिया बच्चों प्राकृत संख्या। अभी ये नाम यही क्यों दिया वो मैं बताऊंगा आपको। बहुत जगह आपने इसकी अलग अलग परिभाषाएं देखी होंगी, बहुत जगह आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लेकिन सिंपल सी बात है जो समझने की है वो हम आज इस क्लास में समझने वाले बच्चे की प्राकृत संख्या का एक्चुअल में मतलब है क्या। अब आप लोग ऐसे मत सोचना कि भाई सर ऊपर नाम भिन्न लिख रखा है, प्राकृत संख्या क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बेटा बात ऐसी है कि प्राकृत संख्या आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको भिन्न समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भिन्न के अंदर बहुत जगह ये चीज आपके काम आने वाली है। प्राकृत संख्या एक्चुअल में जो भिन्न है वो एक्चुअल में बनी इसी से है। इसलिए अपन पहले प्राकृत संख्या के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान था पहले जानवरों को गिनने के काम में लेता था, उसको ज्यादा कोई नॉलेज था नहीं, जानकारी नहीं थी नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में। तो उसका सिर्फ इतना ही काम था कि उसने अपने जानवरों को गिना, मेरे पास 4 कुत्ते हैं, 5 गाय हैं, 6 बैल हैं, जो भी एटसेट्रा। तो तब तक उसे जीरो का भी ज्ञान नहीं था। तो प्राकृत संख्या का सीधा सा मतलब है जो नंबर हमें प्रकृति ने दिए हैं। प्रकृति ने दिए हैं तो पेड़ पौधे सारे प्रकृति ने दिए हैं, और चीजें हैं। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों के सामने दूसरा रखता हूँ कि मैंने एक बच्चे को भेजा घर से बाहर कि जा बेटा बाहर कितने लोग खड़े हैं। तो उसने आके बोला कि सर मेरे वहां पे 5 लोग खड़े हैं। वहां जाने के बाद मैंने दोबारा भेजा बेटा अब देख क्या, तो फिर आके बोला सर वहां पे 3 लोग हैं। फिर
मैंने थोड़ी देर बाद में फिर भेजा कि बेटा देख क्या वहां पे क्या है, तो वो आके बोला वहां पे कोई भी नहीं है। क्या बोला वो? वहां पर कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं का मतलब वहां पे कितने लोग हैं? देखो बेटा, आप भी कभी भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपको कोई भी बात पूछता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आपके पास जितने भी रुपए हो आप बता सकते हो। या आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास 0 रुपए हैं, आप यही बोलेंगे हमेशा कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब पैसे नहीं है ये वाला शब्द आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर जो नहीं है, जो 0 है, वो भगवान ने तो दिया नहीं। दूसरी बात, हम अच्छे से जानते हैं कि 0 का आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया था बच्चे। 0 का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने जब किया था, तो आर्यभट्ट प्रकृति तो था नहीं मेरे भाई, आर्यभट्ट भी एक इंसान था जिसने 0 का आविष्कार किया था। अतः प्राकृत संख्या के अंदर 0 को शामिल नहीं किया जाएगा। तो प्राकृत संख्या कौन सी हो गई बच्चे? जिनको गिना जा सके, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हमारी हो गई प्राकृत संख्या। अब क्योंकि अपन ने इसके अंदर 0 को शामिल नहीं किया, तो जब 0 को शामिल कर लेंगे तब क्या हो जाएगा? तब आप कहेंगे कि सर ये पूर्ण संख्याएं हो गई। कौन सी हो गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या हो गया कि भाई 0 प्लस प्राकृत संख्या, ये सारी की सारी क्या होंगी? आपकी पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या हो गया? जो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं उनके साथ आपने सिर्फ और सिर्फ 0 मिलाया है। 0 मिलाने से ये क्या हो गई? आपकी पूर्ण संख्याएं। फिलहाल बेटा मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा आपसे इन चीजों के बारे में। जब अपन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे हम पूरी की पूरी बातें करेंगे इनके बारे में, लेकिन फिलहाल हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा। एक चीज और पढ़ो आप सिर्फ और सिर्फ, वो है पूर्णांक। वो क्या है बच्चे? पूर्णांक, जिसको लिखते हैं अपन आई से, सॉरी प्राकृत संख्या को लिखेंगे अपन n से, और पूर्ण संख्या को अपन लिख देंगे w से। ठीक है, पूर्णांक को अपन आई से लिखते हैं। पूर्णांक होता क्या है? समझने की बात यह है कि बच्चे, जैसे जो पूरी चीजें हैं, पूरी चीजों का मतलब जैसे मान लो जिस भी संख्या को अपन पूरा देखेंगे कि 5 है तो 5 पूरा है, 5 के आधे कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो पूर्णांक नहीं है। कहने का मतलब अगर आपने इन पूर्ण संख्याओं के आगे प्लस का और माइनस का चिन्ह लगाते ही ये सारे क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि आपने 0 लिखा, 0 के बाद में प्लस माइनस 1 लिखा, फिर प्लस माइनस 2 लिखा, फिर प्लस माइनस 3 लिखा। ऐसे करते करते आप जब इनफाइनाइट तक लग जाएंगे, इनफाइनाइट के आगे भी प्लस माइनस अनंत लिख देंगे। यही आपका सब कुछ है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या बेसिकली वो हो गई जो हमें प्रकृति ने दी है, जैसे कि नंबर सारे जो 1 से शुरू होते हैं, जिनको गिना जा सके। आप अपनी मर्जी से कोई भी परिभाषा याद रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक की जो संख्याएं हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वो सारे नंबर प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आएंगे बेटा। तो पूर्ण संख्याएं वो होंगी जो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। उस शून्य को अगर हम प्राकृत संख्या के अंदर मिला देंगे तो वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं के फर्दर अपन आगे बात करते हैं कि पूर्ण संख्याओं के आगे भी अगर अपन ने प्लस और माइनस के चिन्ह लगा दिए तो वो सारे क्या हो जाएंगे बच्चे? पूर्णांक हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। टॉपिक में लिखा मैंने जैसे आपके सामने कि भिन्न। अब बच्चे की भिन्न की बात कैसे? आपने कहा कि सर, मैंने आपको बताया कि भाई नंबर्स जो आपने उनकी जरूरत कैसे पड़ी कि इंसान अपनी गायें गिनता था, भैंस गिनता था, जो भी उसके पास जानवर थे उनको गिनता था, या और अपनी किसी भी सुविधा के लिए वो नंबर्स की उसको आवश्यकता पड़ी। तो भिन्न की आवश्यकता उसे कैसे पड़ी, उसकी भिन्न की जरूरत उसे कैसे पड़ी? तो आप देखें भी कि सब लोगों ने घर पे, छोटे बच्चे थे जब आप लोग, तो घर पे ऐसा होता है कोई भाई बहन 2 हैं और मम्मी खाना बना रही है, सबको भूख लग रही है। तो भूख लगेगी तो वो मम्मी जब पहली रोटी बनाएगी, ऐसा तो है नहीं कि भी 4-5 रोटी एक साथ ही बन जाए, तो सबसे पहले एक रोटी बनी है और दोनों बच्चे हैं, एक भाई और एक बहन है, दोनों लड़ने लगे, नहीं मम्मी पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। तो मम्मी को समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, रोटी एक बच्चे 2। तो मम्मी ने आओ देखा ना था, इस रोटी के कर दिए बच्चे 2 टुकड़े। 2 टुकड़े जब कर दिए तो इधर वाला टुकड़ा
भाई को दे दिया और इधर वाला टुकड़ा बच्चे उसने बहन को दे दिया। मम्मी ने क्या किया, एक टुकड़ा भाई को दिया और दूसरा टुकड़ा बहन को दे दिया। अब सर टुकड़े तो कर दिए, फिर इनका मान कैसे रखा उन्होंने, कि वैल्यू कैसे पता चलेगी कि इनकी है कितनी। तो बेटा आप याद रखना कि भिन्न के अंदर जो भी टुकड़ा आप एक लाइन खींचे, जो भी नीचे लिखेंगे नंबर, उसका मतलब ये होगा कि ये जो जितने भी टुकड़े आपने पूरे किए वो, तो आपने इस रोटी के कितने टुकड़े किए बच्चे, तो आपने किए सर 2, और भाई को कितना मिला, 2 में से 1, तो भाई वाले का मान हो गया 1/2। और बहन को कितना मिला बच्चे, आप कहेंगे कि सर 1/2। तो यानी कि इन दोनों पार्ट्स की वैल्यू है, इसकी भी 1/2 और इसकी भी कितनी है, 1/2। ये बटे पढ़ने का तरीका यही होता है, जब भी आप भिन्न को पढ़ेंगे तो आप 1/2 या 1/2 जो भी आपका मन करे उस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। फर्दर और इंक्वायरी कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत। आप लोग देखेंगे कि सर मेरे पास एक चॉकलेट थी, मैं क्लास में पढ़ा लेके गया इस चॉकलेट को, मुझे लगा किसी एक ही बच्चा होगा क्लास में, तो मैंने एक बच्चे को एक चॉकलेट देना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर में एक बच्चा और आ गया, तो उसने बोला कि सर ये चॉकलेट मुझे दो। तो मैंने क्या किया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़ों तक बात सही थी, लेकिन फिर हुआ क्या कि इसी चॉकलेट के 2 बच्चे आ गए मेरे पास, एक और आया, 3 बच्चे हो गए टोटल। तो मुझे क्या करना पड़ा, इसके 3 टुकड़े किए। अब इनके मान क्या हो गए भैया, आप कहेंगे सर टोटल टुकड़े 3 किए, हर एक का मान 1/3, 1/3, 1/3। बेटा इन चीजों को आप बिल्कुल अच्छे से समझना कि भाई जो भी जरूरत पड़ेगी मुझे वो इन्हीं चीजों की पड़ेगी। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि भाई जो पढ़ा रहा हूं उसी से मैं आपको क्वेश्चंस को रिलेट करूंगा, कि आप समझेंगे बात को, कि भाई जब मैं वैल्यू निकालूंगा भिन्नों की तो वो इन्हीं चीजों से निकल के आएंगी, तब आपको समझ में पूरी बातें आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी ने कहा कि सर इस चॉकलेट को अगर 5 लड़कों में बांटना होता तो किस तरीके से बांटते हम, तो आप कहते हैं कि सर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टुकड़े कर दिए। तो अब नीचे क्या आएगा, आपने कहा सर जितने टुकड़े किए वो तो नीचे आएगा, और इसका मान कितना हो गया, 1/5। अब मान ले कोई बच्चा है बच्चे, वो ये 2 टुकड़े एक साथ छीन के भाग गया और उसने ये 2 टुकड़े खा लिए। अब क्या कहेंगे, उसने कितनी चॉकलेट खाई, आप कहेंगे सर उसने 2/5 चॉकलेट खा ली। क्लियर है, समझ में आ रही है पूरी बात। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कि जब आपने परिभाषा की बात करी तो बच्चे मैं आपको परिभाषा भी बता देता हूँ। भिन्न की सीधी सिंपल परिभाषा होती है बच्चे, इसको लिख सकते हैं हम पूरे का एक भाग। क्या लिख सकते हैं भाई, पूरे का एक भाग। पूरे का एक भाग मतलब इस दुनिया में जो भी चीज होती है वो अपने आप में पूरी होती है। जैसे मान लो आपने एक चॉकलेट की बात की, तो चॉकलेट एक होती है, प्लस रोटी है वो भी अपने आप में पूरी है, कंप्लीट है। जो भी कंप्लीट चीज है उसके अपन ने अगर टुकड़े किए हैं तो उसको अपन क्या लिख देंगे, पूरे का एक भाग। तो इस भाग में 2 नाम दिए गए बच्चे। लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे मान लो आपने लिखा a/b, a को आप लिखेंगे बच्चे अंश, इसको क्या बोलते हैं अपन, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। हर का मतलब क्या हुआ कि आप समझेंगे भाई हर क्या होता है, हर का मतलब होता है हर एक। हर एक का मतलब टोटल पार्ट्स। क्या होते हैं बच्चे, टोटल पार्ट्स या कुल भाग, टोटल पार्ट्स। और अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब होता है वो हिस्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हिस्सा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये होता है पार्ट या भाग।
ये तो होता है टोटल और ये होता है उसका भाग। हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये तो हो गया भिन्न का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं भाई भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं। भिन्न भी अपने पास बहुत सारे टाइप की भिन्न होती है बच्चे। भिन्नों के प्रकार मेरे भाई बात ऐसी है कि भिन्नों के प्रकार देखेंगे तो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप की भिन्न अपन पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप की है भाई? 3 टाइप की। 3 टाइप की भिन्न कौन कौन सी है? पहला टाइप है भिन्नों का, लिखेंगे भाई यहाँ पे साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न है भाई? साधारण भिन्न। दूसरा जो टाइप है वो है आपका मिश्र भिन्न। और तीसरा टाइप है आपका दशमलव भिन्न। देखो भाई आपके रीट के सिलेबस के अंदर साधारण भिन्न को अलग से दिया हुआ है, मिश्र भिन्न को अलग से दिया हुआ है, दशमलव भिन्न को अलग से दिया गया है। तो जाहिर सी बात है अपन को तीनों के बारे में ही बराबर से स्टडी करनी पड़ेगी, बराबर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे साधारण भिन्न के बारे में। साधारण भिन्न होती क्या है, मिश्र भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है। ठीक है भाई, समझो साधारण भिन्न के बारे में। सीधी सी बात है भाई, वो भिन्न जिसको सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए। P/Q के रूप में जिस भिन्न को लिखा जाए उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब इसमें 2 ही चीजें होंगी, एक तो अंश होगा, दूसरा क्या होगा? हर होगा। जैसे मान लो इसके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ 2/3, 5/7 और 1, 2, 5, 6, 8/9 कुछ भी। अब सर आप कहेंगे कि इनके अंदर तो कहीं भी मुझे बटे वाला पोर्शन दिख ही नहीं रहा, अंश तो है लेकिन हर नहीं दिख रहा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा कितना होता है बच्चे? 1 होता है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। चलिए अब आप कहेंगे कि सर मिश्र भिन्न कौन सी होती है? फिर मैंने कहा मिश्र भिन्न भी होती है बेटा। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि पहले अपन थोड़ी सी साधारण भिन्न के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपको दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक अपन अब 1 या 2 दिन यही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में दूसरे नंबर पे अपन ये पढ़ेंगे, फिर लास्ट में अपन क्या पढ़ेंगे? दशमलव भिन्न। अब इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए अपन इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो साधारण भिन्न के बारे में पूरी की पूरी बात करेंगे बच्चे अपन। जैसा कि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आपके काम भी आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से परिभाषा का कोई भी रोल नहीं होता, कहीं भी परिभाषा काम नहीं आती। हो सकता है कोई रिक्त स्थान की पूर्ति करवा ले आपसे कि खाली जगह दे दी, तो वह जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे अपन कहते हैं, कौन सी भिन्न कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन आ जाए 4, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, कुछ भी दे सकता है। तो आपके पास क्वेश्चन तो बन सकता है। तो आपको याद भी रहनी चाहिए बात कि वे भिन्न जिन्हें अपन P/Q के रूप में लिख सकें, या फिर क्या कहेंगे आप, जिनमें अंश बटे हर के रूप में लिखा हो। सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है अंश, दूसरा होता है हर। अंश बटे हर के रूप में लिखी हो उनको अपन कहेंगे बच्चे साधारण भिन्न। ठीक है भाई, अब इनको भी हम लोगों ने अलग अलग टाइप में बांट रखा है। इनको भी आगे विभाजित करने पे हमें पता चलेगा कि साधारण भिन्न भी बच्चे 2 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक तो होती है बच्चे उचित भिन्न, एक तो होती है आपकी उचित भिन्न, और दूसरी होती है आपकी अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, अब इनके बारे में डिटेल से समझना जरूरी है। बहुत बार आपके रीट में इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उचित भिन्न कौन सी होती है, अनुचित कौन सी होती है, और इनसे
जो क्वेश्चंस की आप लोग समझ पा रहे हैं, जिन जो जैसे कि आपने देखा है कि आजकल का ज़माना ट्रिक्स का है, तो जो ट्रिक्स बनती हैं वो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कल को आप इनका मान लो आरोही अवरोही क्रम पढ़ेंगे, तब आपको इनकी जरूरत पड़ जाएगी कि भाई जब आपको परिभाषाएं याद होंगी तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये भिन्न बड़ी है, ये वाली छोटी है। तो देख लेते हैं कि क्या बात करते हैं इनके बारे में। उचित भिन्न और अनुचित, नाम से ही समझ में आ रहा है कि उचित का क्या मतलब है। जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए आपके पास में एक चॉकलेट है, आप लोग कहीं जा रहे हो जंगल से, आपके पास सिर्फ एक ही चॉकलेट है, आप लोगों को भूख लग सकती है, इस चक्कर में आपने उस चॉकलेट को पास में रखा, या आपके पास कुछ और भी चीज हो सकती है, मैं चॉकलेट का नाम ले रहा हूं, आप अपने आप से समझ कि भाई आपने कहा कि सर मैंने अपने चॉकलेट के 5 टुकड़े किए और मैं उनमें से एक टुकड़ा खा गया। समझना बात कि आपने चॉकलेट के 5 टुकड़े किए और उनमें से आपने एक टुकड़ा खा लिया। तब तक भी बात सही, हाँ भी बिल्कुल खा सकते हो, 5 टुकड़े थे, एक टुकड़ा खा लिया, कौन सी बड़ी बात है। फिर आपने कहा नहीं सर मैंने 2/5 टुकड़े खाए, ये भी सही है, समझ में आ रही है भाई, 5 टुकड़े थे उनमें से 2 खा सकता आदमी। यहाँ पे आया तो बोला 3/5 खाए, 4/5 भी खाए, और ये भी कह सकता है मैं पूरी की पूरी चॉकलेट भी खा गया, तो बिल्कुल क्लियर बात है, खा सकता है। लेकिन कोई आदमी आपको कह दे आके कि सर मैं 5 टुकड़े थे उनमें से 6 खा गया, तो क्या आपको सही लगेगी ये बात? उल्टी नहीं लग रही है बात कहीं से भी, क्योंकि टोटल टुकड़े 5 थे उनमें से 6 खा गया। तो ऐसी भिन्नों को अपन क्या कहते हैं बेटा? अनुचित भिन्न कहते हैं। और ये जो सारी की सारी भिन्नें हैं इनका नाम क्या है बच्चे? उचित भिन्न। एक और एग्जाम्पल देख सकते हो आप कि भाई चलो ये तो अब एग्जाम्पल लिया है, आपकी याद भी रह जाएगी कि बहुत सारी किताबों में लिखा है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न कहलाती है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है वो अनुचित भिन्न कहलाती है। मेरे भाई परिभाषाएं तो याद अगर होती तो बात ही क्या थी, परिभाषाएं आपसे याद नहीं होंगी। चलिए और आगे देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि उचित भिन्न का मतलब क्या हुआ, यानी कि आप कहेंगे कि सर अंश तो उसका छोटा होगा और हर क्या होगा बच्चे? बड़ा होगा। अंश छोटा और हर क्या होगा? बड़ा। तब तक वो भिन्न कैसी कहलाएगी बच्चे? उचित। उचित। एक और बात बता सकता हूँ आपको इसके बारे में कि आपको संख्या को देखते ही पता चलना चाहिए कि भाई संख्या बड़ी है कि छोटी है। जैसे मान लो जिन संख्याओं से ये भिन्न बनी है उसके बारे में पता चल जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि 4 और 5 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली 5 बड़ा है सर, 4 तो छोटा है। तो 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो आप हमेशा ये याद रखेंगे कि बड़े नंबर को ऊंट मानेंगे और छोटे नंबर को आदमी मानेंगे। बड़े नंबर को क्या मानना है भाई? ऊंट, और छोटे वाले नंबर को क्या मानना है? आदमी। अब मैंने कहा कि साहब 1 और 5, तो आप यहां से समझना कि छोटा आदमी है बड़ा ऊंट है, छोटा आदमी है बच्चे बड़ा ऊंट है। तो आप कहें सर ऊंट के ऊपर आदमी बैठे, ऊंट के ऊपर आदमी बैठा है, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कि सर सही बात है, ऊंट के ऊपर तो आदमी बैठता ही है। लेकिन मैंने लिखा यहाँ पे 6/5 या मैंने लिखा 3/2। समझना इस बात को। क्या आप कहेंगे कि सर बड़े वाला ऊंट है छोटे वाला आदमी है, आदमी के ऊपर ऊंट बैठा, क्या भाई न्याय संगत बात है क्या? मुझे तो नहीं लग रही। आप कहेंगे कि सर ये गलत बात है। कैसी बात है बच्चे? गलत बात है। जब गलत बात लगे आपको कहीं पर भी तो आप कहेंगे कि सर ये भिन्न कैसी है? अनुचित है। और जब आपको बात सही लगे किसी की तो आप कहेंगे कि सर ये भिन्न कैसी है? उचित है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। फिर कुछ बच्चे हैं जो सोचते होंगे कि सर ने हमें परिभाषा नहीं लिखाई, तो मैं परिभाषा लिखवा देता हूँ उचित भिन्न की। आदमी और ऊंट का एग्जाम्पल मेरा ध्यान में रखना बच्चों, उचित भिन्न। अब थोड़ी सी और बात लिख देता हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो परिभाषा में आप लिखेंगे वे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो। अंश क्या हो? हर से छोटा हो। उनको अपन कौन सी भिन्न कहते हैं बच्चे?
उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल भी लिख दीजिए आप, उदाहरण एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चे आप, जैसे लिखा 2/3, 11/15, 5/9, 7/23, 15/49। आप अपनी मर्जी से कुछ भी, बस शर्त ये होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला पार्ट है मेरे बच्चे वो छोटा होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी आपकी ये भिन्न कैसी बनेगी, आपकी उचित भिन्न। चलिए दूसरी चीज और देख लेते हैं। अनुचित, देखो मेरे भाई याद रखना, हमेशा अनुचित और उचित का बहुत ज्यादा झंझट रहता है, बच्चे भूल जाते हैं कि अनुचित कौन सी होती है सर, उचित कौन सी होती है। मैं बार बार इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका कारण यही है। तो अनुचित भिन्न में क्या कहेंगे कि साहब अंश तो बड़ा होगा, किससे, हर से, अंश किससे बड़ा होगा, हर से, उस भिन्न को अपन क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। इसके भी आप लोग एग्जाम्पल लिख दीजिए। इन जनरल आप लोग कहेंगे कि सर मैंने लिखा 5/4, आदमी के ऊपर ऊँट बैठा है, बेटा फिर से बैठाओ, 6/5। आपने लिखा 11/9, आपने लिखा 23/19। जो भी आपका मन करे उसको क्या लिखेंगे अपन, अनुचित भिन्न। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कुछ भिन्न और है। हमारे पास कुछ भिन्न और हैं बच्चे, जिनको हम नाम देंगे। इस चीज को आप सिर्फ मेरे कहने से एक बार इंग्लिश में याद रखेंगे। मेरे कहने से ये दो चीजों को आप इंग्लिश में याद रखेंगे बच्चे, लाइक और अनलाइक। कहीं भी आपको इसकी कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, बस आपके समझने की बात है कि लाइक में और अनलाइक में फर्क क्या होता है। देखो आपको बहुत सारी भिन्न दे रखी हैं, बहुत सारी फ्रैक्शन आपको दे रखी हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि आपने देखा कि सर यहाँ पे भी मैंने देखा 2/19 है, यहाँ पे भी मैंने देखा 5/19 है, यहाँ पे आपने कहा कि सर 7/19 है। कुल मिला के बात ऐसी है कि वे भिन्न जिनका नीचे वाला पार्ट, नीचे वाली पार्टी पूरी की पूरी क्या हो बच्चे, बराबर हो। जब नीचे वाली पार्टी बराबर चल रही है तो इन भिन्नों को अपन क्या नाम देंगे बच्चे, लाइक फ्रैक्शन। ये याद रखना, क्योंकि ये जोड़ने में, घटाने में, जब भी अपन भिन्नों के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज आपके बहुत काम की चीज है। जैसे ही अपनी ट्रिक बनेगी तो आपके समझ में आएगी भी हाँ सर ने ऐसा क्यों करवाया था। दूसरी बात ये अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे बात है नीचे वाला ऊपर वाला कुछ भी अपने जरूरी नहीं है। आप कहेंगे कि सर 3/8 लिख दो, आपने कहा 9/12 13 लिख दो, कुछ भी लिखो। इनका ना तो अंश समान होता है, ना ही कोई हर समान होता है। इनके जो ऑपरेशन होते हैं बच्चे वो अलग होते हैं, इनके ऑपरेशन वो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसा कि आप सबको ही पता है कि मैथमेटिक्स में अपन सिर्फ 4 ही चीजें पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इन चारों का ही नाम गणित होता है बच्चे। चाहे कितने भी बड़े सवाल करें, इन चारों के अलावा तो कुछ होता नहीं है उसमें। कोई बच्चा कहता है सर वर्गमूल, वो भी नहीं, कहीं कोई मॉडिफाई रूप होते हैं और कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को यही 4 चीजें भिन्नों में पढ़नी है कि भाई लाइक फ्रैक्शन के साथ ये चारों काम हम कैसे करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन के साथ हम चारों काम कैसे करेंगे। यही सारी बातें हैं जो अपन देखेंगे अभी। तो लाइक फ्रैक्शन का एक फायदा होता है। जैसे चलो मैं आगे पेज पर ले लेता हूँ बच्चे। एक सेकेंड, मेरे पास कोई कॉल आ रही है। हाँ भैया,
इसके सारे दुनिया के सुख इस भिन्न के हैं। लाइक फ्रैक्शन के जो भिन्न है जिनको अपन देखेंगे तो दुनिया के सारे सुख इसके हैं बेचारी के। कैसे हैं सुख सर? आपने कहा कि सर 3 भिन्न मान लेते हैं, 1/11 मान लो इनको जोड़ना है, 3/11 प्लस 4/11। आपने कहा कि सर ये लाइक फ्रैक्शन है, इनको जोड़ना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप ऊपर वालों को जोड़ो सीधा, 1 और 3 4, 4 और 4 8/11। बिल्कुल समझने की बात यही है कि भाई लाइक फ्रैक्शन जब भी दिख जाए यानी कि सबके नीचे वाली पार्टी बराबर है तो आप सीधा अंश को जोड़ देंगे, जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा आपका। प्लस कोई किसी ने आपको ये कह दिया कि सर 3/22 और 5/22 इनमें से बड़ी कौन है? तो बच्चे बात ये है कि ये तो 22 में से 3 टुकड़े खा रहा है, ये 22 में से 5 टुकड़े खा रहा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन होगा? ये वाला। तो बड़े छोटे का भी आसानी से पता चल सकता है। लाइक फ्रैक्शन के जितने सुख हैं उतने सुख दूसरे फ्रैक्शंस के हैं नहीं। चलिए और देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन के बारे में बात करने के बाद में अब हम देखेंगे कि भाई कुछ क्रम होते हैं मैथमेटिक्स में, जो आपके सवाल आने वाली जगह है वो यहीं से आती है बच्चे। आप बोलेंगे कि सर आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम। आरोही क्रम कौन सा होता है, अवरोही क्रम कौन सा होता है? सबसे पहले अगर भिन्न में कहीं से सवाल पूछा जाएगा तो बच्चे यहाँ से ही पूछा जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आरोही का मतलब क्या हुआ? आरोही अलग है भाई, अवरोही अलग है। आरोही का मतलब क्या हुआ? आरोही वर्ड याद रखना बच्चे, आरोही एक ही बात है। कोई आपको कह दे चढ़ते क्रम तो भी एक ही बात है, कोई आपको कह दे बढ़ते क्रम तो भी एक ही बात है, कोई आपको अंग्रेजी में कहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो भी एक ही बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो भी आपकी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरोही हो गया, चलते हो गया, बढ़ते हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, सारी की सारी एक ही बात है। इसका मतलब क्या होगा? चढ़ते की बात है बच्चे। जब आप ऊपर चढ़ रहे हो तो सबसे पहले छोटी से छोटी सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हो, उसके बाद में बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस तरीके से जैसे मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कि यहाँ पे लिखा मैंने 13, यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पे लिखा मैंने 19, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 2। मान लेते हैं इसको आरोही क्रम में सजाना है हमें, तो कैसे सजाएंगे, कैसे इनको व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में? तो आप कहेंगे कि सर आरोही की बात चल रही है तो सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे। सबसे छोटा कौन है मेरे बच्चे? 2। 2 के बाद में आप देखेंगे 5। 5 के बाद में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे कि सर 7 है। 7 के बाद में बड़ा कौन है? 13 है। और 13 के बाद में बड़ा कौन है? 19 है। 19 आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद में कहते हैं कि आपको इसी के लिए दूसरा नाम लेना पड़ जाए, वो कहे कि अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, उतरते क्रम में, या चौथा नाम ले दे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। डिक्रीजिंग उतरने की बात है। जब सपोज आप छत पे खड़े हो तो सबसे पहले सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चे? जो सबसे बड़ा है, 19। उसके बाद में अब देखना मैंने साइन में फर्क कर दिया थोड़ा सा। पहले इसका मुंह इधर खुला था बच्चे, अब इसका मुंह इधर खुला होगा। कारण है मुंह उधर ही खुलता है जिधर बड़ी संख्या होती है। अब यहाँ पे 19 बड़ा है, उसके बाद में 13 छोटा है, तो 13 लिखेंगे। फिर किसको लिखेंगे बच्चे? 7 को। फिर किसको लिखेंगे? 5 को। फिर किसको लिखेंगे? 2 को। ठीक है, बात समझ में आई?
आरोही और क्रम में लिखना अवरोही बहुत आसान है। इसके लिए मैंने 4 से 5 ट्रिक आप लोगों के लिए बना रखी है कि आरोही क्रम अवरोही क्रम उससे बाहर कभी नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अगर पूछता है तो आजकल कंपटीशन एग्जाम में टाइम के बच्चे हैं सारे, इसलिए बच्चे तो जो आप पहचान करने का पहला तरीका है वो क्या होगा, यहाँ से आप लोग ऐसे मान सकते हैं कि भाई आपके मैथमेटिक्स का पूर्णतः शुभारंभ हो चुका है। आप देखें, पहला तरीका है कि आप यदि दी गई बिंदुओं का अंश क्या हो बच्चे, समान हो। यदि दी गई बिंदुओं का अंश समान हो। काफी गर्मी है भैया हमारे स्टूडियो में फिलहाल, काफी पसीने आ रहे हैं मुझे भी। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखें, सर्दी से गर्मी आई है, इस टाइम जुकाम का भी बहुत प्रकोप रहता है। पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान रखेंगे अपने स्वास्थ्य का पूरा। हाँ भाई, यदि दी गई बिंदुओं का थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे, दी गई बिंदुओं का हर समान हो। पहला अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, दी गई बिंदुओं का हर समान हो। हर समान होने का मतलब क्या हुआ बच्चे, आप कहेंगे कि सर जैसे मान लो आपने लिखा कि 2/7, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे 9/7, फिर आपने लिखा यहाँ पे 1/7, फिर लिखा आपने 5/7। आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि इन बिंदुओं को आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इन बिंदुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं, पहले आरोही में कैसे लिखेंगे और अवरोही में कैसे लिखेंगे। मेरे छोटे भाई बात समझ कि जब भी आपको भिन्न ऐसी दे रखी हो जिनका सबका अंश हर क्या हो, समान हो, तो आप एक बात याद रखना, जिसका हर अंश सबसे छोटा होगा वो तो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। बिल्कुल कुछ भी सोचने की बात नहीं है। आप आरोही में लिखेंगे सबसे पहले छोटे वाले लिखेंगे तो आप सीधा कहेंगे सर 1/7, फिर बोलेंगे सर 2/7, फिर बोलेंगे सर 5/7, फिर बोलेंगे सर 9/7, या आप इसके अंदर ये वाला साइन लगा सकते हैं। क्लियर है। दूसरी बात करता है कि अवरोही में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले बड़ी वाली लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 9/7, 9/7 के बाद में लिखेंगे 5/7, 5/7 के बाद में लिखेंगे 2/7, और 2/7 के बाद में लिखेंगे बच्चे 1/7। क्लियर है। ये आपका पहला नियम था। इसी तरीके से आपका एक नियम और बता देता हूँ, फिर आज की क्लास को यहीं खत्म कर देंगे। पहला नियम समझ में आ गया। एक बार आप लोग एक एग्जांपल और भी करके देखना मेरे कहने से। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 19/23, फिर मैंने लिखा 5/23, फिर मैंने लिखा 11/23, फिर मैंने लिखा 7/23, फिर मैंने लिखा 24/23। कुछ भी लिख दो आप, तो इसको आप अपने आप से करके देखेंगे, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। देखो, आपने कहा कि सर सबसे छोटी आरोही लिख रहे हैं तो सबसे छोटी पहले आएगी, यानी कि 5/23। क्यों? क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। उसके बाद में कौन आएगा बच्चे? आप कहेंगे कि सर 7/23 आएगी। उसके बाद में कौन आएगा? 11/23 आ जाएगी, और उसके बाद में ये नंबर 4 पे आएगी 19/23, और उसके बाद में लास्ट में सबसे लास्ट में आ जाएगी बच्चे 24/23। क्लियर बात। अवरोही क्रम में कैसे लिखोगे इसको? बिल्कुल सिंपल है। आरोही का उल्टा कौन होता है? अवरोही। आरोही का उल्टा होता है बच्चे अवरोही। सबसे पहले आ जाएगी आपकी 24/23। सबसे पहले आएगी 24/23, उसके बाद में आएगी बच्चे 19/23, फिर आएगी 11/23, उसके बाद में आएगी बच्चे 7/23, और सबसे लास्ट में आएगी बच्चे 5/23। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं थोड़ा। क्या आप लोगों ने
आरोही अवरोही क्रम देख लिया लाइक फ्रैक्शन का, यानी कि जिन भिन्नों का सबका क्या है, अंश समान, सॉरी हर समान है। अब जब बार बार नाम आ रहा है मुझे अंश का, तो आप लोग अंश को भी देख ही लें एक बार अंश को भी देख ही लेते। जब अंश समान हो तो क्या होगा, ये हमारा दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप के अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि सर जब दी गई भिन्नों का अंश समान हो, क्या समान होगी, अंश समान। बच्चे बात याद रखना, पहले हर समान था यानी नीचे वाला, और अब कौन समान है, ऊपर वाला। तो बेटा याद रखना जिसका सॉरी बच्चे जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, वही भिन्न सबसे छोटी होगी। बात को समझना बच्चे कि जब दी गई भिन्नों का अंश समान हो, यानी कि ऊपर वाली पार्टी पूरी की पूरी बराबर हो, तो आप कहेंगे कि जिसका हर सबसे बड़ा है वही सबसे छोटी होगी, जिसका हर सबसे छोटा है वो वाली क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जैसे मैंने आपको लिखा इन जनरल, आप कहेंगे कि सर एग्जांपल बताएं। एग्जांपल बिल्कुल आपके सामने है। आपने कहा कि सर 1/3, फिर आपने लिखा कि 2/3, फिर आपने लिख दिया 17/3, या कुछ भी अपनी मर्जी से, ये 13 कर दो। 5/13, यहाँ पे लिख दिया आपने 9/13, और इधर लिख दिया आपने 7/13। क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? बिल्कुल 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 वही गलत कर दिया, इसको मिटा देते हैं। आपको मैंने एक बात कही है कि ऊपर वाला सेम करना। ऊपर वाला सेम कैसे होगा भाई, आप कहेंगे सर मान लेते हैं ऊपर 5, नीचे लिख दिया आपने 5/8, ठीक है। ऊपर फिर भी 5 ही रहेगा, नीचे आपने लिख दिया सर 7। ऊपर फिर भी 5 ही रहेगा, नीचे आपने लिख दिया 11। ऊपर 5 रहेगा, नीचे आपने लिखा 4। ऊपर 5 रहेगा, नीचे आपने लिख दिया 29। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से। फिर भी देखते हैं कि मैंने क्या लिखा कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो वाली भिन्न सबसे छोटी होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो वाली भिन्न क्या होगी बच्चे, सबसे बड़ी। तो देखें अपन पहले आरोही क्रम लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा क्रम लिखेंगे बच्चे, आरोही क्रम। आरोही क्रम के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी कौन होगी बच्चे, जिसका हर सबसे बड़ा है। हर बड़ा किसका है, 5/29, ये सबसे छोटी। उसके बाद में आएगी बच्चे 5/11, फिर आएगी 5/8, उसके बाद में आएगी 5/7, उसके बाद में आएगी बच्चे 5/4। और इसका अवरोही क्रम आप लोग खुद समझ गए होंगे कैसे लिखेंगे। अवरोही क्रम में आप लिखेंगे बच्चे, सबसे पहले आएगी 5/4, फिर आएगी 5/7, फिर आएगी 5/8, फिर आएगी 5/11, फिर आएगी आपकी 5/29। समझ गए होंगे आप बात को। एग्जाम्पल और देने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/9, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 2/4, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/7, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 2/19, फिर मैंने लिख दिया 2/5। अब जाहिर सी बात आपके समझ में आ गई होगी बात पूरी। तो आपने कहा कि सर जब इसका आरोही क्रम हम लिखेंगे, तो आरोही क्रम में सामने दिख रहा है कि जिसका
हर सबसे बड़ा होगा वो तो सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा कौन है भाई 19 है, तो आप कहेंगे सर 2/19 क्या है सबसे छोटी। उसके बाद 19 के बाद में सबसे बड़ा कौन है भाई 9 है, तो आप कहेंगे सर 2/9। इसके बाद में कौन होगा बच्चे, आप कहेंगे कि 2/7। फिर कौन होगा भाई 2/5 और लास्ट में आएगा अपना 2/4। सबसे बड़ी गिनती कौन सी है 2/4। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में कोई समस्या नहीं है आपकी। आप लिखेंगे 2/4 बड़ा है किससे 2/5 से, 2/5 बड़ा है किससे बच्चे 2/7 से, 2/7 बड़ा है 2/9 से, 2/9 बड़ा है 2/19 से। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वैसे जितना मुश्किल कुछ पढ़ाया भी नहीं, आज पहली क्लास है मेरी। अगली क्लास में सारा कुछ आपके एकदम बढ़िया से क्वेश्चन भी लगाएंगे साथ में। अब बच्चे बच्चा आपका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, जब दी गई भिन्नों में अंश तथा हर का अंतर समान। क्या कह रहे हैं भाई कि जब दी गई भिन्नों में अंश तथा हर का अंतर समान हो तो ऐसे भिन्न भी हमें देखनी पड़ेंगी। भी ट्रिक तो ट्रिक ही होती है। ऐसे भिन्न के अंदर भी अपन क्या कहेंगे, तो बेटा अपन सबसे पहले ध्यान देंगे ऐसी भिन्नों के बारे में। तो आगे लिखेंगे जो भिन्न समान हो तो, जो भिन्न बड़े अंकों से बनी होगी। आप सिर्फ लिखने में ध्यान रखें भाई, समझा दूंगा पूरी बात। बड़े अंकों से बनी होगी वही सबसे बड़ी होगी। क्या बात लिखी है मैंने लिखा है भाई कि जब दी गई भिन्नों में अंश तथा हर का अंतर समान हो तो जो भिन्न बड़े अंकों से बनी होगी वही सबसे बड़ी होगी। देख लेते हैं इसके भी एग्जांपल। आपने लिखा कि सर, मान लेते हैं आपने कहा कि सर एक है, ओके सॉरी, पांच बटे 6 लिख दिया। फिर आपने लिखा 2/3 लिखा। फिर आपने 4/5 लिखा। फिर आपने 9/10 लिखा। समझना इस बात को कि अंतर की बात कर रहा है कि अंतर एक मैं यहाँ पे और लिख देता हूं। मैंने कहा 7/6 लिख दिया। तो आप लोगों ने कहा कि सर हम चेक करते हैं अंतर। तो 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा बच्चे, तब आप कहेंगे सर प्लस का 1 बचेगा। 6 में से 5 घटाएंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा रहा हूँ। फिर आपने कहा जब मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास प्लस का 1 बचेगा। 5 में से 4 घटाऊंगा तो भी मेरे पास कितना बचेगा बच्चे, प्लस का 1। 10 में से 9 घटाऊंगा तो भी बचेगा प्लस का 1। तो 7 में से अगर 6 में से मैं 7 घटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा -1। तो यानी कि आपको देखते ही ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो लास्ट वाली भिन्न मैंने लिखी है, ये वाली भिन्न इन भिन्नों की प्रजाति की बिल्कुल नहीं है। और ऐसा आपको क्वेश्चन में आएगा नहीं आएगा वो अपन बाद में देखेंगे। आज आए तो अपन क्या करें, लेकिन फिलहाल आप समझना बच्चे कि ये वाली भिन्न है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। कि आप लोगों को ये याद रखना है, मैंने लिखने का कारण क्या है कि जब आप अंतर निकाल रहे हो, चाहे आप इधर से घटाओ, इधर से घटा रहे हो तो सब में ऐसे ही घटाना, ठीक है। जब आप नीचे से घटा रहे हो तो सब में नीचे से घटाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक तरीका ले लें, ऊपर से घटाएंगे 5 - 6 करेंगे, अंतर 1 आ रहा है। ऊपर से घटाएं 2 - 3 अंतर 1 आ रहा है। 4 - 5 भी अंतर 1 आ रहा है। लेकिन फिर आप 6 - 7 नहीं कर सकते, फिर 7 - 6 ही करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात को
कि अब आप देखेंगे, चलो ठीक है, आप लोग इसको हटाते हैं एक बार, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, जब आ जाएगा तो इसके बारे में अपन पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे भाई। एक बार थोड़ा समझ लें कि मैंने कहा कि जिस भिन्न के अंक सबसे बड़े होंगे वो तो सबसे बड़ी होगी, जिसके अंक सबसे छोटे होंगे वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो आपको पहले क्रम कौन सा लिखना है, समझो बात को। क्रम पहले लिखना है बच्चे आरोही। आरोही लिखना है तो सबसे छोटी की जरूरत पड़ेगी हमें। सबसे छोटी वही होगी जिसके अंक सबसे छोटे हैं। अंक किसके छोटे हैं, 2/3, यानी कि सबसे छोटे 2 और 3 ही है। तो आप लिखेंगे सर 2/3 छोटी है। 2/3 क्या है, यहाँ पे लिखे बच्चे 2/3 छोटी है किससे। अब अगली कौन होगी भाई, यहाँ देखो 5 है, यहाँ 4 है, तो सबसे छोटी अगली कौन होगी, 4/5। उसके बाद में कौन होगा भाई, 5/6। और सबसे लास्ट में कौन आएगा बच्चे, 9/10। अवरोही क्रम लिख दो। अवरोही क्रम आप लोगों को अच्छे से पता है, उसका उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट, विपरीत एकदम। देखिए भाई 9/10 सबसे बड़ा, उसके बाद में 5/6 उससे छोटा, उसके बाद में 4/5 उससे छोटा, फिर उसके बाद में 2/3 उससे भी छोटा। चलो आगे देखते हैं। इसके एक दो एग्जांपल और लेता हूं आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन वाले, बढ़िया से। मैंने यहाँ पे लिख दिया 16/19, ध्यान से देखते रहे। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/7, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/8। फिर यहाँ पे मैंने लिखा लास्ट में 14/15, 14/15 नहीं सॉरी 14/17। आप लोगों को सीधा कुछ नहीं करना है, उबड़ खाबड़ तरीके लगाने नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि क्या सारी भिन्नों में अंतर समान आ रहा है, कि अंश और हर का अंतर समान आ रहा है। बिल्कुल सर, आप कहेंगे सर यहाँ से प्लस का 3 आ रहा है, यहाँ से भी कितना आ रहा है सर, प्लस का 3 आ रहा है। 7 - 4 3, 8 - 5, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 3, 7 17 - 14 भी कितना आ रहा है बच्चे, 3। जब अंतर 3 का आ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ से जो सबसे छोटे नंबर किसके दिख रहे हैं, मुझे तो ये बता दो सबसे छोटे सर 4 और 7 दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि देखो 4 5 से भी छोटा है, 7 भी 8 से छोटा है, तो सबसे छोटे कौन होंगे, 4 और 4/7। मक्खी के बैठने से इतना इंटरप्शन आ गया, पहले चलना बंद हो गया। फिर उसके बाद में आएगा बच्चे 5/8, 5/8। फिर आप लिखेंगे कौन सा भाई, 5/8 के बाद में कौन बड़ा है, 14 है या 16, आप कहेंगे सर 14/17। उसके बाद में कौन है बच्चे, 16/19। और अवरोही क्रम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 16/19 तो सबसे बड़ा है। उसके बाद में कौन आएगा, 14/17 आ जाएगा। उसके बाद में कौन आएगा बच्चे, 5/8 आ जाएगा। उसके बाद में आएगा 4/7। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होंगी। अब आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप बचा है, 2 टाइप के हैं जो आपके पूरी क्लास खा जाएंगे मेरी कल की। तो कल की क्लास में आप लोगों को आरोही अवरोही क्रम में किसी भी टाइप का कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे भाई जितना कुछ पढ़ाया है उसको एक बार समझ लें, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी अपन क्लास में पढ़ेंगे मैं आपको बार बार ये चीज़ें याद दिलाता रहूँगा, कोई समस्या नहीं है। बस आप इतना याद रखें कि भाई ये जो सर ने करवाया है इसको हम एक बार से देख लें। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्रैक्टिस करने जैसा, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने पढ़ा प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चे। तो आपने कहा कि सर वो संख्याएं जो 1 से शुरू हो या जिनको गिना जा सके उनको अपन कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होगी, अगर प्राकृत संख्या के अंदर हमें 0 को भी ऐड कर दिया या 0 को जोड़ दिया, मिला दिया, तो वो सारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। फिर अपन ने पढ़ा पूर्णांक।
पूर्णांक क्या थे? पूर्ण संख्याओं को हमने प्लस और माइनस के साइन लगा दिए तो वो सारे के सारे क्या हो गए बच्चे? पूर्णांक। फिर अपन ने बात करी थी भिन्न। भिन्न क्या होती है बच्चे? पूरे का एक भाग होता है। भिन्न क्या होता है? पूरे का एक भाग होता है। भिन्न को अपन किस रूप में लिखते हैं? आप कहेंगे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न कितने प्रकार की होती है? आप कहेंगे सर 3 प्रकार की होती है भिन्न। मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है साधारण भिन्न, दूसरे नंबर पे आती है आपकी मिश्र भिन्न, तीसरे नंबर पे आती है आपकी दशमलव भिन्न। सबसे पहले हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को भी अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। साधारण भिन्न को भी अपन ने 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग था आपका उचित भिन्न, दूसरा भाग था आपका अनुचित भिन्न। उचित भिन्न को हमने क्या किया? उचित भिन्न से समझे कि जब ऊंट के ऊपर आदमी बैठा है तब तक तो वो उचित भिन्न है, और जब आदमी के ऊपर ऊंट बैठ जाए इसका मतलब कैसी भिन्न है बच्चे? वो अनुचित भिन्न है। यानी कि जब अंश का मान छोटा है हर से तब तक उचित भिन्न है, जब अंश का मान बड़ा है हर से तब वो कैसी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। उसके बाद में अपन ने 3 ये इनके आरोही और अवरोही क्रम पढ़े। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। जय हिंद, जय भारत।